मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्लास 9th की केमिस्ट्री के अंदर चल रहे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जी हां, चैप्टर नंबर 4 और आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर भी 4। जी हां, आज का ये लेक्चर चौथा लेक्चर है हमारी इस प्यारी सी यूनिट का, जिसके मैं इससे पहले टोटल 3 लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। अगर अभी तक आप में से किसी भी 9th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों ने मेरे इससे पहले के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरी सजेशन है कि इससे पहले के 3 वीडियो लेक्चर्स को देखना ना भूलें, तब जाके आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से समझ आएगा। इनफैक्ट आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक ही इस यूनिट का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल आता है सर आज हम ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद दिलाना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों कि मैं अभी तक के इससे पहले के पढ़ाए गए वीडियो लेक्चर्स में शुरू कर चुका हूं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसे हम कहते हैं डिफरेंट मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रयास किए गए या जो मुझे कहना चाहिए एफर्ट्स लगाए गए, उन एफर्ट्स में किस किस वैज्ञानिक ने क्या कहा। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बताने से पहले इस बात की खोजबीन की गई कि एटम में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। यानी एटम का स्ट्रक्चर दुनिया के सामने बाद में आया, लेकिन पहले एटम के अंदर पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई और इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग योगदान दिए, जिसमें 2 बहुत बड़े वैज्ञानिकों का नाम, उनके द्वारा की गई कोशिश और उनके द्वारा की गई डिस्कवरीज का जिक्र मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में कर चुका हूं। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी नया लेक्चर देखने से पहले उससे पहले का लेक्चर जरूर देखा जाना चाहिए स्टूडेंट्स के द्वारा। तो आपको याद है कि मैं बता चुका हूं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी और ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो जाने के बाद दुनिया के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अगर ये 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम में मौजूद है तो ये एटम में कहां मौजूद है। अगर ये 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स का हिस्सा है तो ये एटम्स में कहां मौजूद है, किस तरीके से मौजूद है, कोई तो बताओ। क्योंकि जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी तो इस बात का सवाल सबसे पहले जे थॉमसन से ही लिया गया। और जब जे थॉमसन से यह सवाल पूछा गया तो जे थॉमसन के द्वारा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब यह सवाल जे थॉमसन से पूछा गया तो जे थॉमसन के द्वारा एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए डिटेल में अगर दुनिया के सामने कुछ आया तो वो था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। और थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम जो था वो एक ऐसा मॉडल था जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है इट इज लाइक अ क्रिसमस केक, इट इज लाइक अ पुडिंग, जिसमें पूरा का पूरा जो चॉकलेट वाला हिस्सा होता है वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है और उसमें मौजूद जो चेरीज है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह है। खैर, जब ये मॉडल ऑफ एटम जे थॉमसन ने दुनिया के सामने पहली बार रखा तो उस समय का जो वक्त था वो था 1904 और काफी लंबे समय तक उनकी इन बातों को माना भी गया। लेकिन फिर भी दुनिया में बाकी वैज्ञानिक शांत बैठने वाले नहीं थे। उनके मन में अभी और भी ज्यादा सवाल उमड़ रहे थे। उनके मन में ऐसी बहुत सारी बातें उमड़ रही थी जो उन्हें जे थॉमसन की बातों को डाइजेस्ट करने से या एक्सेप्ट करने से रोक रही थी कि ऐसे कैसे इतना सिंपल तरीके से इस आदमी ने यह कह दिया कि एटम का स्ट्रक्चर इज लाइक अ वाटरमेलन, एटम का स्ट्रक्चर इज लाइक अ क्रिसमस केक, हाउ इट कैन बी सो सिंपल। क्या वाकई में जो इस आदमी ने कह दिया उसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल सबूत नहीं है, सिर्फ उसको लगा और उसने कह दिया और हम मान लें? तो ये बात बहुत से वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं थे। और यही वजह है कि 1904 के बाद लगातार कई सालों तक कई सारे वैज्ञानिकों ने कई सारी कोशिशें करी अपने अपने तरीकों से एटम के स्ट्रक्चर को बयां करने की, अपने अपने तरीकों से एटम के स्ट्रक्चर को बताने की, अपने अपने तरीकों से एटम के स्ट्रक्चर को समझाने की। और बहुत सारी कोशिशों में से एक सबसे बड़ी कामयाब कोशिश जो दुनिया के सामने निकल कर आई, दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट बाय अ वैज्ञानिक जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक ने 1911 में एटम के स्ट्रक्चर को डिटेल में जानने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। उन्हें खुद नहीं पता था कि उनके एक्सपेरिमेंट से उन्हें क्या पता चलेगा, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट से जो उन्हें पता चला
उसके आधार पे उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा जो कि सच था। तो थॉमसन ने जो बातें कही थी उन बातों को साबित करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल सबूत नहीं था, इसलिए वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन रदरफोर्ड ने जो बातें कही उन बातों को साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सबूत था, इसलिए रदरफोर्ड की बातों को माना भी गया और स्वीकारा भी गया और काफी हद तक सही भी कहा गया। तो रदरफोर्ड ने ऐसा क्या किया, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। आज का वीडियो लेक्चर इसी पे बेस्ड है। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए आज के वीडियो लेक्चर की प्यारी सी हेडिंग डालते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर की जो प्यारी सी हेडिंग बनती है दैट इज वेरी वेरी सिंपल, और सिंपल शब्दों में मैं लिखूंगा। इस हेडिंग को कहा जाएगा रदरफोर्ड्स अल्फा। सुन लीजिए पहले ये क्या चीज है, अभी आपको समझ आ जाएगा। रदरफोर्ड्स का एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे कहा गया गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, गोल्ड फॉयल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट से दुनिया के सामने अगर कुछ आया या इस एक्सपेरिमेंट से अगर दुनिया को कुछ पता चला तो क्या पता चला, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी कर दी। हां जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड ने डिस्कवरी कर दी न्यूक्लियस की। अब ये न्यूक्लियस क्या है इसके बारे में भी मैं इस वीडियो लेक्चर में बखूबी डिस्कस करूंगा। ये न्यूक्लियस वही वर्ड है जिसका जिक्र आप 9th की बायोलॉजी में सेल वाले चैप्टर में सुन के आए हो, करते आए हो, समझते आए हो। लेकिन क्या ये वही न्यूक्लियस है जो बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेलुलर स्ट्रक्चर के बीचों बीच मौजूद होता है? सिर्फ नाम वही है, काम वो नहीं है। सिर्फ नाम वही है, काम वो नहीं है। तो है तो ये न्यूक्लियस, लेकिन ये वो वाला न्यूक्लियस नहीं है। सवाल आता है सर इस आदमी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, और ये न्यूक्लियस एटम में होता क्या है? तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि एग्जैक्टली रदरफोर्ड ने किया क्या। 1911 में रदरफोर्ड ने उस समय जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी उन एलिमेंट्स में से एक अच्छा खासा हैवी एलिमेंट चूज किया, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट चूज किया, एलिमेंट चूज किया, वो एलिमेंट कोई और नहीं था बल्कि गोल्ड था। आपको मैं बताना चाहूंगा बच्चों, एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स। और मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनका जिक्र मैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर में बहुत अच्छे से कर चुका हूं। और मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर डक्टाइल एंड दे आर मैलिएबल। डक्टाइल कहिए या डक्टिलिटी कहिए, मैलिएबल कहिए या मैलिएबिलिटी कहिए, ये दो ऐसी विशेषताएं होती है मेटल्स की जो उनके द्वारा शो की जाती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि वो आपके मेटल्स, और मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि वो आपके मेटल्स आसानी से वायर में और शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। सो आप कह सकते हैं कि अगर आप किसी मेटल को वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसकी डक्टिलिटी अच्छी है, अगर आप उसे शीट बनाना चाहते हैं उसकी मैलिएबिलिटी अच्छी है। तो एल्यूमिनियम का फॉयल आपने देखा होगा। एल्यूमिनियम एक ऐसा मटेरियल है जो कि आसानी से पतली पतली शीट्स में तब्दील किया जा सकता है बाय हैमरिंग, हथौड़ा मार मार कर। ठीक उसी प्रकार गोल्ड भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका फॉयल बनाया जा सकता है एल्यूमिनियम की तरह। तो रदरफोर्ड ने एलिमेंट जो चूज किया वो गोल्ड ही चूज किया। क्यों? क्योंकि उस समय सबसे हैवी एलिमेंट अगर कोई नोन था तो वो गोल्ड था। तो रदरफोर्ड के दिमाग में गोल्ड ही क्यों आया? क्योंकि उसे यह बात का अंदाजा लग चुका था कि अगर एलिमेंट्स के पास जो एटम्स हैं उनमें कुछ है तो क्यों ना मैं ऐसा एलिमेंट चूज करूं जिसका एटम भारी है या जिसका एटम का जो एटॉमिक वेट है वो थोड़ा हैवी है, यानी उसके अंदर अगर कुछ है तो मुझे जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि उसके अंदर वो ज्यादा मात्रा में है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट अलग अलग थे, कोई हल्का था, कोई भारी था, कोई बहुत भारी था। तो गोल्ड को चूज करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था, ही वांटेड टू नो कि अगर गोल्ड में कुछ ऐसा है जो बाकियों के कंपैरेटिवली ज्यादा है तो भाई ऐसा क्या है, मैं जानना चाहता हूं। और उसने गोल्ड को एक पतली सी शीट में कन्वर्ट कर दिया, एक गोल्ड का फॉयल बना दिया। अब उस गोल्ड के फॉयल को इस तरह से एक्सपेरिमेंटली डिजाइन किया, इस तरह से एक सेटअप बनाया कि उस गोल्ड फॉयल से कुछ दूरी पर, उस गोल्ड फॉयल से कुछ दूरी पर एक लेड रखा। लेड समझते हैं, लेड भी एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसमें से रेडिएशंस निकलती है। रेडियम आप कह सकते हैं, रेडियम भी एक एलिमेंट है, लेड भी एक एलिमेंट है जो कि एक हैवी एलिमेंट है। लेड के बाद
केमिस्ट्री की दुनिया में सभी एलिमेंट्स के द्वारा रेडियो एक्टिविटी शो की जाती है। फिलहाल 9th क्लास के स्टूडेंट होने के नाते अभी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, तो उसने वो एलिमेंट चूज किया जिससे कुछ रेडिएशंस बाहर निकल रही थी और उन रेडिएशंस में से निकल रहे थे हीलियम पार्टिकल्स, या फिर आप कह सकते हैं चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस। पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ये सुन लो, आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। अब सुनो डिटेल में मैं क्या समझा रहा हूं। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, उस एक्सपेरिमेंट को कहा गया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और उस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों। तो यहां से एक हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यहां पे रखा जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे, तो ये बन गया सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, या मुझे कहना चाहिए सोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, सोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन, सोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन, यानी हीलियम का जो आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी He2+ का पॉजिटिवली आयन का एक सोर्स लिया। इसके ठीक सामने एक पतली सी शीट की गोल्ड फॉइल की, और इस गोल्ड फॉइल की शीट के चारों तरफ एक सर्कुलर शीट ली जिसके ऊपर एक परत चढ़ा दी गई जो कि जिंक सल्फाइड की परत थी। तो जो मैं समझाने जा रहा हूं इसे बहुत ध्यान से सुनना। ये जो परत थी ये जिंक सल्फाइड की परत थी। अब ये परत क्यों चढ़ाई गई है मैं आपको बताता हूं। देखो, याद करो जब मैंने आप लोगों को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था और एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में और एनोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने ये जाना था कि कैथोड से निकलने वाले पार्टिकल्स डिस्चार्ज ट्यूब के जब उस एंड पे टकरा रहे थे तो वहां पे फ्लोरोसेंस मतलब एक रोशनी पैदा हो रही थी। वो रोशनी इसलिए पैदा हो रही थी क्योंकि ये पार्टिकल्स जाके ऐसे मटेरियल से टकरा रहे थे जो कि फोटोसेंसिटिव मटेरियल है। फोटोसेंसिटिव मटेरियल मतलब वो मटेरियल जो आने वाले पार्टिकल्स के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। कैसे रिस्पॉन्ड करता है? उसमें चमक पैदा होती है। तो जिंक सल्फाइड की जो परत है उस पे जब आके पार्टिकल एब्जॉर्ब होता है, या मुझे कहना चाहिए कि जिंक सल्फाइड की परत पे जब पार्टिकल डिटेक्ट होता है तो वहां पे एक चमक पैदा होती है। तो एक तरह से ये डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है। यहां पे हम कह सकते हैं कि जिंक सल्फाइड की जो परत है, जिंक सल्फाइड की लेयर एक्ट एज अ डिटेक्टर, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि आपको नजर तो आंखों से आएंगे नहीं। क्या एटम आंखों से किसी ने देखा है? क्या एक्सरे कराने जब आप जाते हो तो क्या एक्सरे की मशीन में से एक्सरे बाहर आती हुई आपको नजर आती है? सूरज की किरणें आपको नजर नहीं आती, लेकिन सूरज की किरणों से गर्माहट आपको अच्छी खासी नजर आती है। क्या रोशनी कहीं ट्रैवल करती हुई आपको नजर आती है? आपके घर में जो ट्यूबलाइट है उसमें से क्या रोशनी निकलती हुई आपको नजर आती है? लेकिन उसका एहसास तो पूरा होता है। सो लाइट को जब हम पार्टिकल्स की फॉर्म में ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो वो दिखाई नहीं देती। ठीक उसी प्रकार जब यहां से अल्फा रेस, या मुझे कहना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस निकले होंगे, अल्फा पार्टिकल्स निकले होंगे, तो वो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकराए हैं या नहीं टकराए हैं, कहां गए कहां नहीं गए, हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए उनको डिटेक्ट करने के लिए एक ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया जो मटेरियल पे जब वो पार्टिकल्स आके टकराएंगे तो एक चमक पैदा होगी, एक फ्लोरोसेंस पैदा होगी। इसलिए ये मटेरियल जिसे हम जिंक सल्फाइड की लेयर कह रहे हैं वो डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है, एक्ट एज अ डिटेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी अल्फा पार्टिकल्स के डिटेक्टर की तरह काम करता है। कौन? जिंक सल्फाइड की लेयर। अब होता क्या है वो सुनो। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व क्या किया वो सुनो। रदरफोर्ड ये कहते हैं कि भाई मैंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जब यहां से अल्फा रेस को निकलने का मौका दिया गया तो अल्फा रेस जब निकली, सुनना मेरी बात ध्यान से, अल्फा रेस जब निकली, 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 और अलग 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 अल्फा रेस जब निकली, तो उसमें से मेजॉरिटी ऑफ अल्फा रेस, सुनना मेरी बात ध्यान से, यानी पूरा का पूरा जो गोल्ड फॉइल है, पूरा का पूरा गोल्ड फॉइल है, उसमें कई सारे एटम्स रहे होंगे, कई सारे एटम्स। मेजॉरिटी ऑफ
अल्फा रेस विच वर अलाउड टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, मतलब पैरेलल आने का उन्हें मौका दिया। यहां तो मैं जानबूझ के ऐसा बना रहा हूं। उनमें से देखा गया कि ज्यादातर अल्फा रेस, 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 ज्यादातर अल्फा रेस सीधा सीधा ट्राई स्ट्राइक कर गई, यानी सीधा सीधा स्ट्राइक कर, जिस रास्ते आ रही थी उसी रास्ते वो जा रही थी और उसी रास्ते जाके टकरा रही थी। परंतु इनमें से कुछ ऐसी लाइट रेस थी जो अपने सीधे रास्ते पे जाकर उसी दिशा में लौटी। कुछ ऐसी थी जो किसी स्पेसिफिक एंगल पे डिविएट कर गई, कुछ ऐसी थी जो बड़े एंगल पे डिविएट करी और छोटे छोटे एंगल पे डिविएट करी। बट मेजॉरिटी ऑफ देम ज्यादातर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर गई। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो, सीधा पॉइंट पे क्यों नहीं आते? अब मैं जो बताने जा रहा हूं, सुनना रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशंस और उन ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला। रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया? देखो ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, ये एक बेसिक सा सेटअप है कि रदरफोर्ड ने क्या किया होगा। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा रेस को गोल्ड के फॉइल से टकराने का मौका दिया और यह देखने के लिए कि इन पार्टिकल्स का क्या होगा, गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक डिटेक्टर स्क्रीन रख दी और वो देखना चाहता था कि जब ये पार्टिकल्स गोल्ड के फॉइल से टकराएंगे तो क्या होगा। या तो ये टकरा के लौट आएंगे, या तो ये टकरा के उसमें समा जाएंगे, या ये टकरा के उसके आर पार चले जाएंगे। एक्चुअली में जो सबसे ज्यादा उसे देखने को मिला वो यही देखने को मिला कि 99.99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 99.99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस द गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल के आर पार चले गए। मतलब क्या है इसका मतलब हम ये समझें कि अगर गोल्ड फॉइल में गोल्ड के एटम्स हैं तो उन एटम में कोई चीज है ही नहीं जो इन पार्टिकल्स को रोक सके, कोई चीज है ही नहीं जो इन पार्टिकल्स को रिपेल कर सके, या कोई चीज है ही नहीं जो इन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो रदरफोर्ड को कुछ उस समय सूझा नहीं, तो उसने सीधा सीधा कह दिया कि क्योंकि पहला पॉइंट है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, आई रिपीट माय सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज 99.9% of them, 99.9% of them cross the gold foil and are detected क्योंकि 99.9% of the particles क्रॉस कर रहे हैं गोल्ड फॉइल को, which means कि एटम के अंदर की, which means कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस अंदर से खाली है, एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस अंदर से खाली है, यानी एटम का ज्यादातर स्पेस इनसाइड द एटम, या मोस्ट ऑफ द स्पेस इज इन एन एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज अ वैकेंट स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज अ वैकेंट स्पेस। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, आपको समझ आना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार नहीं, मैं कहता हूं 2 बार सही, जो मैंने है समझाया, जरा उस बात पे पूरा ध्यान तो दो सही। तो मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूं और बोर्ड के आगे से हटने का यही पर्पस है कि जो मैंने समझाया है वो आपको समझ आए, आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको पता चले कि एग्जैक्टली मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो रदरफोर्ड ने कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। यहां तो मैंने ऐसे फैला के दिखाया, बट सभी पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में जो आए, मान के चलिए अगर ये सारे के सारे सीधा आ रहे होते तो ये सारे के सारे सीधा कुछ ऐसे दिखाई देते, ये ऐसे दिखाई देने की बजाय ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देता। ये सारे पार्टिकल्स अगर सीधा आते तो आपको ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से आने वाले ये सारे पार्टिकल्स, ये सारे के सारे पार्टिकल्स, ये स्ट्रेट लाइन, ये
स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन एंड सो ऑन। मतलब ज्यादातर पार्टिकल्स जो है आपको स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए दिखाई देंगे एंड ज्यादातर पार्टिकल्स हमारे गोल्ड के फॉइल की शीट को क्रॉस कर गए, जिससे ये पता चला कि अंदर तो कुछ है ही नहीं, मतलब किसी चीज ने उसको रोका ही नहीं। बट लेट मी टेल यू, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, ये रदरफोर्ड की पहली ऑब्जर्वेशन थी, रदरफोर्ड की पहली ऑब्जर्वेशन थी, रदरफोर्ड की सेकंड ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, दैट इज 12,000 में से केवल एक या दो, 12,000 में से केवल एक या दो पार्टिकल्स, एक या दो पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकराकर, गोल्ड फॉइल से टकराकर, गोल्ड फॉइल से टकराकर 180 डिग्री पे, 180 डिग्री के एंगल पे, 180 डिग्री के एंगल पे रिवर्स हो गए, रिवर्स हो गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन थी। रदरफोर्ड क्या कहता है सुनो, कहता है भैया 99.9% पार्टिकल्स आर पार चले गए, लेकिन एक या दो ऐसे पार्टिकल थे जो जब टकराए, एक या दो पार्टिकल ऐसे थे जो जब टकराए तो इसी एंगल पे लौट गए, यानी वो वापस आ गए। इसका मतलब कुछ तो था यहां पे, इसका मतलब एटम की इतनी बड़ी खाली जगह में बहुत छोटी सी जगह पे कुछ तो है जिसमें इतनी हिम्मत है कि उसने आने वाले पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को 180 डिग्री के एंगल पे धक्का मार दिया। मतलब जो भी चीज है वो है तो ताकतवर, लेकिन वो पूरे एटम में नहीं है, वो पूरे एटम में मौजूद नहीं है, वो एटम में जहां भी मौजूद है वो बहुत छोटी सी जगह पे मौजूद है। अगर कोई पार्टिकल जब वहां टकराया तभी वो पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल पे लौट के आया, परंतु अगर कोई पार्टिकल वहां टकराया ही नहीं तो वो आर पार चला गया। जो थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे टकराया वो डिविएट हो गया। मतलब कि जो 180 डिग्री पे आए ये वो पार्टिकल्स थे जो एग्जैक्टली उस जगह पे टकराए जिस जगह से उनको धक्का मिला, और जो पार्टिकल्स 180 डिग्री की बजाय किसी और एंगल पे डिविएट हुए ये वो पार्टिकल थे जो उस जगह के आसपास से गुजरे, जिससे कि उनको धक्का तो लगा परंतु 180 डिग्री पे नहीं, किसी छोटे मोटे बड़े पतले एंगल पे। लेकिन सर ऐसा तो एक या दो पार्टिकल्स के साथ ही हुआ है। 12,000 पार्टिकल्स में से अगर एक या दो पार्टिकल्स ऐसा हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि ये सबके साथ नहीं हुआ, ये किसी एक के साथ हुआ। तो जो चीज सबके साथ ना हो, किसी एक या किसी दो के साथ हो, तो मतलब कुछ तो उस बात में खास है कि सबके साथ नहीं हुई। एक बीमारी किसी को नहीं हुई, एक ही आदमी को हो गई, तो आप ये नहीं पूछोगे कि बाकी सबको क्यों नहीं हुई, आप ये पूछोगे कि भाई तेरे को ही क्यों हुई, बाकी सबको तो नहीं हुई। तो अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉइल से टकराए तो सभी पार्टिकल्स निकल गए। तो आप ये नहीं पूछोगे कि सभी पार्टिकल्स क्यों निकल गए, आप ये पूछोगे कि जो नहीं निकला, या आप ये सोचोगे कि जो लौटा वो क्यों लौटा, और अगर लौटा तो कैसे लौटा, और अगर लौटा तो किससे ऐसा टकराना उसका हुआ जिसने उसको धक्का मारा। रदरफोर्ड से जब ये सवाल पूछा गया तो रदरफोर्ड ने इस बात का जवाब कैसे दिया? रदरफोर्ड कहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे एक्सपेरिमेंट को देखने वालों, मेरे एक्सपेरिमेंट को देखकर साफ पता चल रहा है कि 99.9% पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, गोल्ड जैसे अच्छे खासे हैवी एलिमेंट के एटम से टकराकर आर पार चले गए। मतलब एक बात तो क्लियर है कि इस एटम के अंदर की ज्यादातर स्पेस खाली है। तो गोल्ड फॉइल के इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन का पहला पॉइंट यह निकलता है कि रदरफोर्ड ने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एन एम्प्टी स्पेस। ज्यादातर जगह एटम के अंदर एक खाली जगह है, वहां कुछ नहीं है, इसलिए सारे पार्टिकल्स आर पार निकल आते हैं। परंतु उसने अपने एक्सपेरिमेंट में एक और चीज ऑब्जर्व करी। वो कहता है कि क्योंकि मैंने देखा
कि मेरे बहुत सारे पार्टिकल्स में से इक्का दुक्का पार्टिकल ऐसे थे जो 180 डिग्री के एंगल पे डिविएट बैक हुए, यानी उनको झटका लगा। इसका मतलब कोई तो ऐसी चीज है जो एटम में मौजूद है जिसमें इतनी हिम्मत है कि आने वाले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रिपेल कर सके। और रिपल्शन के लिए एक कानून तो पक्का है, द चार्जेस शुड बी ऑफ द सेम टाइप। लाइक चार्जेस होंगे तभी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और यही हुआ। रदरफोर्ड ने कहा कि जो आने वाला गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल, या आने वाले गोल्ड फॉइल से टकराने वाला जो अल्फा पार्टिकल था, उसमें से कुछ पार्टिकल्स को या बहुत कम पार्टिकल्स को जो धक्का मिला वो तभी मिला होगा जब उन्हीं के जैसा एटम में उनसे कोई भिड़ा होगा। बहुत प्यारा सेंटेंस है, सुनो ध्यान से। रदरफोर्ड कहता है कि गोल्ड के फॉइल से जाकर टकराने वाले पार्टिकल्स को धक्का तभी मिला होगा जब उन्हीं के जैसा कोई ताकतवर उनसे भिड़ा होगा। मतलब रिपल्शन तभी हुआ होगा जब पॉजिटिव पार्टिकल से कोई पॉजिटिव चीज टकराई होगी। मतलब एटम में इतनी बड़ी खाली जगह में से बहुत छोटी, या मुझे कहना चाहिए बहुत सीमित जगह पे एटम के पास उसका पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं तो मौजूद है, कहीं ना कहीं तो समाया हुआ है। और रदरफोर्ड कहते हैं कहीं ना कहीं छोड़ो, मैं बोल रहा हूं कि एटम की ज्यादातर स्पेस खाली है, लेकिन उसके बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, या हमें कहना चाहिए उसके सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन्स, आर ऑक्यूपाइड। और एटम के बीचों बीच इस जगह को नाम रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस दिया। जी हां, तो रदरफोर्ड कहते हैं कि एटम के बीचों बीच की वो जगह जहां मेरा मानना है, मेरा मतलब रदरफोर्ड का मानना है कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज वहीं समाया हुआ है, उस जगह को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया। इसलिए हम प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों ये कहते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी, यानी रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज दिस न्यूक्लियस इन एन एटम, तो आप सिंपल शब्दों में इस बात का जवाब दे सकते हो दैट न्यूक्लियस इन एन एटम इज अ लोकेशन which is in the center of the atom, and it is a very very small space occupied inside the center of an atom, and that space is nothing else but the location of वो चार्ज या वो पॉजिटिव चार्ज जिसने आने वाले इन अल्फा पार्टिकल्स को धक्का मारा। इसका मतलब कि क्योंकि रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि उसके एक्सपेरिमेंट में से धक्का लगने वाले पार्टिकल्स बहुत कम हैं, इसका मतलब कि एटम में उन पार्टिकल्स को धक्का मारने वाले पार्टिकल्स भी बहुत कम जगह पे मौजूद है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पार्टिकल्स कम है, बहुत कम जगह पे मौजूद है, क्योंकि अगर वो फैल के बैठे होते, एटम में अगर ज्यादा जगह घेर के बैठे होते तो ज्यादा पार्टिकल्स को धक्का लगता, क्योंकि वो बहुत सीमित जगह घेर के बैठे एटम के अंदर, इसलिए उन अल्फा पार्टिकल्स को जब धक्का लगा तो बहुत सीमित जगह से लगा। दिस मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम। इसलिए रदरफोर्ड ने अपने इस पूरे एक्सपेरिमेंट के आधार पे एटम के स्ट्रक्चर में दो चीजों को ढूंढ निकाला, एक जिसे उसने कहा द न्यूक्लियर पार्ट और एक जिसे उसने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो रदरफोर्ड क्या कहता है? रदरफोर्ड कहता है कि एटम का आकार गोल है। रदरफोर्ड कहता है कि एटम का आकार गोल है और इस गोल एटम के बीचों बीच बहुत छोटी सी जगह पे मौजूद है न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड कहता है कि इस न्यूक्लियस में मौजूद है पॉजिटिव चार्ज, और रदरफोर्ड कहता है कि न्यूक्लियस में मौजूद है एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज।
एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज, ये मैं नहीं कहता, ये रदरफोर्ड कहता है, और इसे कहा गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास की जो ये पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया, इसे नाम दिया गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यानी एटम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक उसने कहा न्यूक्लियर वाली दुनिया, या मुझे कहना चाहिए न्यूक्लियस वाली दुनिया। सो दिस इज अ न्यूक्लियस वाली दुनिया। ये एटम के सेंटर में एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज समाया हुआ है, जिसे न्यूक्लियस कहा गया। और एटम के न्यूक्लियस में रदरफोर्ड का कहना था कि इसी न्यूक्लियस में एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज समाया हुआ है। अगर इन जगहों पे भी पॉजिटिव चार्ज होता तो इन जगहों से भी आने वाले अल्फा पार्टिकल को धक्का लगता। हमने जो ये अल्फा पार्टिकल यहां भेजा, ये हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मदद से भेजा। मैं इसका जिक्र पहले ही कर चुका हूं। रेडियम नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया जिसमें से रेडिएशंस बाहर निकलती है, लाइट रेडिएशन बाहर निकलती है। ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में आप लोग डिटेल में हायर क्लासेस में आप समझोगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से लाइट रेडिएशन बाहर निकलती है, और उनका एक अच्छा खासा जीता जागता एग्जांपल है रेडियम। और रेडियम को यहां पे इस्तेमाल किया गया, इस ब्लॉक के अंदर रखा गया। ये जो ब्लॉक होता है ये लेड का ब्लॉक है, तो इसे लेड का ब्लॉक कहा गया। लेड के ब्लॉक में रेडियम का न्यूक्लियस लिया गया, रेडियम लिया गया, और रेडियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स, रेडियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल से टकराया गया। ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड के फॉइल से टकराया गया और एक्सपेरिमेंट पूरा परफॉर्म करके आपको दिखाया गया। और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे दुनिया को न्यूक्लियस के बारे में बताया गया। किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। तो किसने डिस्कवरी करी? रदरफोर्ड ने करी। किस चीज की करी? न्यूक्लियस की करी। कैसे करी? एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे करी। क्या जो कहा वो सही कहा? सच बताऊं तो जो कहा वो सही कहा। लेकिन रदरफोर्ड ने एक बात और कही। रदरफोर्ड ने यह कहा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस में मौजूद है, और एटम में जो ये पॉजिटिवली चार्ज मौजूद है ये उन पार्टिकल्स की वजह से मौजूद है जिन्हें हम प्रोटॉन्स कहते हैं। लोगों ने कहा एटम के अंदर तो नेगेटिव चार्ज भी मौजूद होता है, क्योंकि एटम एज अ होल तो न्यूट्रल होता है। जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज भी होगा। रदरफोर्ड ने कहा हाँ, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात भी मान रहा हूं कि एटम के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। लोगों ने कहा हाँ सही बात है, और तुम कह रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज जिन प्रोटॉन्स की वजह से होगा वो प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। हम मान गए। अब ये बताओ रदरफोर्ड कि नेगेटिव चार्ज जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है वो इलेक्ट्रॉन्स कहां है? तो रदरफोर्ड ने कहा देखो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, सुनना मेरी बात, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस में मौजूद पॉजिटिव चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग ही रहा होगा, और इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर नहीं होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स लगातार, आई रिपीट माय सेंटेंस, वो इलेक्ट्रॉन्स लगातार एटम में न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। सर ये आपने क्या कर दिया? ये कौन सा सर्कुलर पाथ है? ये आपने ऐसा क्यों बनाया? अब सुनना मेरी बात, रदरफोर्ड ने क्या कहा और उसकी बात कैसे गलत साबित हुई। रदरफोर्ड की सारी बातें गलत नहीं थी, लेकिन जो बात मैं अब बताने जा रहा हूं वो रदरफोर्ड के इस पूरे मॉडल ऑफ एटम की एक बहुत बड़ी कमी थी, जिसे आप ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी बोल सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डिड रदरफोर्ड डिस्कवर्ड, सो आंसर है ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अगर कोई आपसे पूछे हाउ डिड रदरफोर्ड मेड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तो आप कहोगे रदरफोर्ड मेड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय हिज गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पार्टिकल्स का आना, आके टकराना, टकरा के फैल जाना, लेकिन ज्यादातर पार्टिकल्स का आर पार जाना। यहां स्कैटरिंग वर्ड जो यूज किया जाता है, ये स्कैटरिंग वर्ड मतलब पार्टिकल्स का फैलना। तो लाइट स्कैटर हो रही है डिफरेंट डायरेक्शंस में, लेकिन हुई नहीं थी, ज्यादातर पार्टिकल्स आर पार चले गए। अब अगर आपसे कोई पूछे हाउ डिड ही परफॉर्म, तो आपको पूरी राम कहानी बतानी पड़ेगी।
अगर कोई आपसे पूछे व्हाट वर हिज ऑब्जर्वेशंस, तो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल दैट इज 99.9% ऑफ देम क्रॉस द गोल्ड फॉइल एंड आर डिटेक्टेड, व्हिच मींस डिटेक्टेड किसके द्वारा? इसके द्वारा डिटेक्ट हो गए, आसानी से उनको डिटेक्ट किया गया, कोई रोक नहीं पाया उनको, सब निकल गए, व्हिच मींस कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है। यह रदरफोर्ड का पहला कंक्लूजन, पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा, रदरफोर्ड कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स आर पार चले गए, लेकिन मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूं इस बात को कि 12,000 पार्टिकल्स में से, भाई 12,000 तो एक रैंडम फिगर है, 12,000 पार्टिकल्स में से एक रैंडम फिगर है कि भाई ज्यादा भी हो सकते थे, कम भी हो सकते थे, अप्रोक्सीमेटली 12,000 में से सिर्फ इक्का या दुक्का, एक या दो ही पार्टिकल ऐसे थे जो 180 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और भी कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो किसी और एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन मेन फोकस उसका इस बात पे था कि ये 180 डिग्री पे धक्का जिन पार्टिकल्स को मारा गया, ये तभी पॉसिबल है जब इन पार्टिकल से कोई इनके जैसा ही भिड़ा होगा, भिड़ा इन द सेंस कोलिजन हुआ होगा, टक्कर हुई होगी। और रदरफोर्ड कहते हैं कि एटम में अगर कोई चीज ऐसी हो सकती है जो इन अल्फा पार्टिकल्स को धक्का मार सकती है, वो चीज जरूर इन पार्टिकल्स के जैसी ही होगी, क्योंकि रिपल्शन लाइक चार्जेस के बीच में ही आता है, और उस चीज को, उन पार्टिकल्स को प्रोटॉन्स कहा गया, और उस प्रोटॉन्स की लोकेशन को एटम में बहुत सीमित जगह पे रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया, और उस सीमित सी जगह को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ की जगह को रदरफोर्ड ने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा। और रदरफोर्ड कहते हैं कि क्योंकि प्रोटॉन्स कहां है मैं बता चुका हूं, तो चलो ये भी बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स कहां है। इलेक्ट्रॉन्स को बताने के स्टेप में ही रदरफोर्ड से गलती हो गई। इससे पहले की सारी बातें सही थी, कुछ गलत नहीं था, लेकिन यहां पे रदरफोर्ड की गलती का मैं जिक्र कर रहा हूं, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को मेंशन कर रहा हूं। व्हाट वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम? रदरफोर्ड could not explain the stability of an atom. वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक बच्चा बोला इस बात का क्या मतलब है, समझाता हूं, सुनो ध्यान से। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ, सुनना, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ लगातार घूम रहे हैं, और लगातार उन्हें न्यूक्लियस ही घुमा रहा है, और यही हो रहा है और यही हो रहा होगा। ऑर्बिट्स में वो घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में, गोल गोल रास्तों में घूम रहे हैं। लेकिन रदरफोर्ड से ये पूछा गया कि रदरफोर्ड आपको नहीं लगता कि गोल 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 गोल, हाँ, गोल गोल घूमते घूमते इन पार्टिकल्स के द्वारा इनकी एनर्जी लगातार लॉस होती जाएगी, और कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये गोल आकार के रास्ते में घूमने 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 वाले पार्टिकल्स न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गए तो इसका मतलब एटम तो तबाह हो जाएगा। पर ऐसा होता है क्या? ये जो मैं बोल रहा हूं, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो ये बात जो मैं बोल रहा हूं, ये बात सामने आ रही थी रदरफोर्ड की बात के बेसिस पे, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं। लोगों ने पूछा कहां घूम रहे हैं, क्या कोई फिक्स रास्ता है, क्या कोई फिक्स पाथ है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई फिक्स रास्ता है, कोई फिक्स पाथ, बस घूम रहे हैं। तो रदरफोर्ड की इस बात को नेग्लेक्ट किया गया, रदरफोर्ड की इस बात को गलत माना गया, रदरफोर्ड की इस बात को उसकी एक बहुत बड़ी कमी मानी गई कि यार जो तू इलेक्ट्रॉन के बारे में कह रहा है ना, उस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन तबाह हो जाना चाहिए, एटम तबाह हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एटम तो स्टेबल था, स्टेबल है और स्टेबल रहता है। This means that Rutherford could not explain about the exact location of electrons. Rutherford could not explain about the exact energy of electrons. Rutherford could not specify about the location of electrons, but he could tell everything about nucleus. He could tell everything about protons. एक और छोटी सी कमी दुनिया के सामने आई, जो कि उस समय तो नहीं आई जिस समय रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन बाद में जरूर आई, बाद में जाके। अभी तक मैं उस बाद वाली बात पे गया ही नहीं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि एटम में P फॉर प्रोटॉन्स है, E फॉर इलेक्ट्रॉन्स है, तो N फॉर न्यूट्रॉन्स भी तो है।
क्या अभी तक के पिछले 3-4 वीडियो लेक्चर्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्या कहीं पे भी मैंने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करी? नहीं करी। तो जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब रदरफोर्ड के टाइम पे भी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अभी तक हुई नहीं थी। तो रदरफोर्ड ने साफ ऐलान कर दिया कि एटम का वजन सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से है। एटम को भारी बनाने वाला कौन? एटम को भारी बनाने वाले प्रोटॉन। एटम को भारी बनाने वाला कौन? एटम को भारी बनाने वाले प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज का ही मास जिम्मेदार होता है एटम के मास के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत कम मास वाले पार्टिकल्स हैं, इक्का दुक्का कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन एटम में ही रहता है और एटम को भारी बनाता है। तो सर ठीक तो है, सही तो कहा, गलत क्या कहा? माना कि ठीक कहा, गलत क्या कहा? कुछ नहीं कहा, गलत बाद में हुआ, क्योंकि जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो पता चला कि एटम को भारी बनाने वाला सिर्फ प्रोटॉन नहीं है। एटम को भारी बनाने वाला प्रोटॉन के साथ साथ एक पार्टिकल और है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। तो ये अभी आपको मेंशन नहीं करना है, ये मैं बता रहा हूं, आगे जाके आपको जरूर पता चलेगा। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में रदरफोर्ड के द्वारा की गई डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और रदरफोर्ड के द्वारा दिए गए अल्फा गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख दिया है। लेकिन पता है आपको चीजें और अच्छे से कब समझ आएंगी? वो तब समझ आएंगी जब आप किताब खोलोगे, जब आप बुक खोलोगे। सो अगर अभी तक आप में से किसी बच्चे ने एक बार भी किताब खोल के मेरी बातों को वेरीफाई नहीं किया है या नहीं पढ़ा है तो प्लीज करना ना भूलें। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। अगला वीडियो लेक्चर नए टॉपिक के साथ आपके सामने लेकर आऊंगा कि कैसे रदरफोर्ड की गलतियों को सुधारा गया। वैसे तो बहुत बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन जो भी थी उसे कैसे सुधारा गया आगे जाके हम जरूर पढ़ेंगे। अभी और मॉडल ऑफ एटम आने बाकी है, बहुत जल्द लौट के आऊंगा, बस कराऊंगा आपको थोड़ा सा इंतजार है। मेरी गुजारिश आपसे, आप मत करना अपना समय बेकार। और अगर अभी तक आप में से किसी बच्चे ने मेरे द्वारा दिए गए सभी वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया है या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करना ना भूलें। वंस अगेन प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, आपके जीवन का कीमती वक्त मुझको देने के लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वंस अगेन